नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस दोबारा आई महामारी के दौर में आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे, तो उसी क्रम में हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 कवर किया था और उसी चैप्टर 1 का अगला चरण आज हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है चैप्टर 2। और चैप्टर का नाम क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड या भोजन के घटक। तो पिछली वीडियो में क्या था कि हमने देखा कि हम पौधों को और जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं। अब हम उसके कंपोनेंट्स देखेंगे या हम देखेंगे कि जो चीज़ें हम लेते हैं उससे हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स या पोषक प्राप्त होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें थोड़ा सा एक आप कह लो कि भूमिका जिसे हम बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मिनट पेन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन, ये देखिए व्यंजन लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन या डिश एक या अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री या इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होती है। मतलब कोई भी आप भोजन बनाते हो, आप मान लिया सब्जी बनाते हो, तो सब्जी में आप क्या डालते हो? पहले आप सब्जी डालोगे, फिर सब्जी में आप पानी डालोगे, पानी में हल्दी मिर्चा धनिया, हल्दी मिर्ची धनिया ये सब डालोगे। तो कई प्रकार के इंग्रेडिएंट्स या कच्ची सामग्री से मिलकर बना होता है जो हमें पादपों और जंतुओं से मिलते हैं। यानी हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों और जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। ये लाइन याद रखिएगा कि जो भी हम भोजन बनाने में कच्ची सामग्री का प्रयोग करते हैं उसमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। और इन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं? इन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को ही हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट समझ में आ गया कि जो भी हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम भोजन बनाने में, डिश बनाने में क्या प्रयोग करते हैं? कच्ची सामग्री का प्रयोग करते हैं, इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग करते हैं। और प्रत्येक भोजन बनाने में कच्ची सामग्री जो होती है वो एक से अधिक लगभग होती है। अब उन कच्ची सामग्रियों में कुछ आवश्यक घटक, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स या पोषक बोलते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक कौन से हैं अब हमें ये देखना है। यानी जो कच्ची सामग्री में इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स थे उन्हें हमने न्यूट्रिएंट्स कहा, और हमारे भोजन में प्रमुख न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे भोजन में इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या प्रमुख न्यूट्रिएंट्स, प्रमुख पोषक कौन से होते हैं, तो एक बार नज़र डालिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पहला प्रमुख पोषक क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे भोजन में। हमारे भोजन में प्रोटीन होता है, हमारे भोजन में फैट होता है, हमारे भोजन में विटामिन्स होती हैं, हमारे भोजन में मिनरल्स होती हैं। और उसके अलावा हमारे भोजन में फाइबर्स और वाटर भी होता है। अब इसका हमारे भोजन में जो ये मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसका हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन में क्या उपयोग है, चलिए धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम स्लाइड थोड़ा सा आगे लें तो हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स या पोषकों को हम मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यानी जो भी पोषक हम लेते हैं भोजन से, जो भी हमें पोषक या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से जो पहला भाग है उसे हम बोलते हैं क्या? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या मुख्य पोषक तत्व, और जो दूसरा भाग है उसे हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व। अंतर ये होता है कि वे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। इसके अतिरिक्त वे पोषक तत्व जिनके हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को हमारे शरीर को अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। और ऐसे पोषक जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें माइक्रो कहते हैं, और वो कौन से हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब इनके अलग अलग क्या काम है ये समझते हैं। हमने स्लाइड थोड़ा सा ऊपर ले लिया, अब हम पोषकों के काम समझेंगे। और ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जो अभी तक हमने देखा
पोषक देखे, उसमें अब हम देखेंगे कि ये जो सारे पोषक हम देख रहे थे ये हमारे शरीर के लिए आखिर करते क्या है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो हमारे शरीर को काम करने के लिए फ्यूल के रूप में या पेट्रोल के रूप में, ईंधन के रूप में ऊर्जा या एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो हमें किससे मिलता है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन से मिलता है, जैसे शकरकंदी या स्वीट पोटैटो, आलू या पोटैटो, गन्ना शुगर केन, पपीता या पपाया, तरबूज या मेलन, आम या मैंगो। मतलब ये सभी वो स्रोत हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का उपयोग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें काम करने के लिए आवश्यक एनर्जी या ऊर्जा मिलती है। तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट समझा। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। इसी तरह हम और भी सोर्स देख सकते हैं, जैसे मक्का हो गया, मेज़, मेज़ में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, बाजरा में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल गेहूं में भी हमें क्या मिलता है, कार्ब मिलता है या कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और इसको लेने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमें अपने दैनिक कार्यों को संपादित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो मिलती रहे। अगर हम दूसरा न्यूट्रिएंट्स देखें तो वो आता है क्या, उसे हम बोलते हैं फैट। अब फैट का काम क्या होता है ये भी समझ लीजिए। फैट से भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। देखिए, फैट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और यहाँ पर कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। हमने पीछे पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि फैट से भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट की समान मात्रा से हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा मिलती है। तो अब इसका सोर्स क्या है, और फैट का हमारे जीवन में आगे नेक्स्ट क्लास की एनसीईआरटीज़ में हम देखेंगे कि हार्मोनल बैलेंसिंग में फैट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब अगर हम फैट के सोर्स देखें तो फैट हमको दो सोर्सेज से मिलता है। पहला पादप स्रोत या प्लांट सोर्स, दूसरा जंतु स्रोत या एनिमल सोर्सेज। अब अगर हम देखें कि कौन से पौधे ऐसे हैं जिन्हें खाने पर हमें फैट मिलता है, तो हम देखेंगे मूंगफली, ग्राउंड नट्स, गिरी या नट्स और तिल। ये सब क्या हैं, ये सब जो भी पादप हैं इनसे हमें फैट मिलता है। अगर हम जंतु स्रोत की बात करें कि कौन से ऐसे जंतु स्रोत हैं जिन्हें खाकर हम फैट ले सकते हैं, वसा ले सकते हैं, तो वसा क्या होता है, हमें मीट से मिलती है वसा, मछली से मिलती है, और अंडों से क्या मिलती है, वसा मिलती है। अब थोड़ा सा और आगे स्लाइड लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है नोट। अब इस नोट को समझिए, लिखा हुआ है हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। जो लोग बहुत अधिक फैट युक्त भोजन करते हैं वो बहुत ही जल्दी मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं, मोटापे को प्राप्त करते हैं। अब तीसरा जो हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट, अब तीसरा नंबर किसका है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन को समझते हैं। प्रोटीन का काम क्या होता है, तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। यानी प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। मतलब जब आपका शरीर में वृद्धि होती है तो वो किस कारण होती है, वो प्रोटीन के कारण होती है। और इसीलिए प्रोटीन को क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन के जो भी सोर्स होते हैं उनको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। क्यों, क्योंकि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो अपनी मसल को ब्रेक करते हैं, और उन मसल को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और जैसे शरीर को प्रोटीन मिलता है तो मसल जो ब्रेक हुई थी फिर जुड़ती हैं और ग्रोथ करती हैं। तो प्रोटीन क्या हुआ, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है और शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम प्रोटीन के स्रोतों की बात करें, सोर्स की बात करें, तो चलिए बात कर लेते हैं। प्रोटीन के स्रोतों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्लांट सोर्स या पादप स्रोत, दूसरा एनिमल सोर्सेस या जंतु स्रोत। अब अगर हम पादप स्रोतों की बात करें तो प्रोटीन किससे प्राप्त होता है, चने से प्राप्त होता है, प्रोटीन मूंग से प्राप्त होता है, प्रोटीन तुअर की दाल से प्राप्त होता है, प्रोटीन राजमा बीन से प्राप्त होता है, प्रोटीन सोयाबीन या सोयाबीन से प्राप्त होता है, मटर या पीस से प्राप्त होता है क्या, प्रोटीन। और अगर हम एनिमल सोर्सेस को देखें कि कौन से ऐसे जंतु स्रोत हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, तो हम देखें प्रोटीन हमें मांस से मिलता है, मीट से, मछली से, पनीर से, अंडों से। ये सारे ऐसे सोर्स हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, चाहे वो प्लांट सोर्सेज हों या फिर कौन से सोर्सेज हो, एनिमल सोर्सेज हो। तो ये हमने क्या समझा कि प्रोटीन के कौन से स्रोत हैं। पीछे हमने बात की थी कि हमारे
शरीर जो हम भोजन लेते हैं उसमें विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं और हमारे शरीर को विटामिन्स की और मिनरल्स की आवश्यकता भी होती है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। अब विटामिन का काम क्या होता है? विटामिन रोगों से हमारे शरीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। यानी हमारी आँखें, हमारी जो भी बोन्स हैं, हमारे दांत और मसूड़े जो भी हैं, उनको कौन स्वस्थ रखता है? उनको विटामिन्स उनके लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब एक जो इम्पॉर्टेंट जानकारी है वो ये है कि विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया। तो इसमें से जो विटामिन बी है वो कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यानी विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इन्हें हम विस्तार से अगली कक्षाओं की एनसीईआरटीज़ में पढ़ेंगे। अब अगर हम देखें एक चीज़ कि हम देखेंगे कि अलग अलग जो हमने पढ़ा कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी। अब हम देखेंगे कि अलग अलग उनके काम क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो है ये हमारी स्किन या त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए क्यों ज़रूरी है? विटामिन ए इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जो स्किन है ये और हमारी आँखें, ये दोनों कैसी रहें? अच्छी रहें, स्वस्थ रहें। अभी विटामिन ए के स्रोत क्या हैं? तो मैंगो या आम, ये पपाया की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है, पपीता, गाजर, कैरेट, दूध, मिल्क और मछली का तेल, फिश ऑयल, ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। और विटामिन ए किस लिए ज़रूरी होता है? विटामिन ए पहले बता चुका हूँ कि हमारी त्वचा और हमारी आँखों के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद विटामिन बी का भी जिक्र नहीं हो रहा है, क्योंकि अगली कक्षाओं की एनसीईआरटीज़ में बात होती है, तो वहीं पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि उसके कई रूप भी हैं। अब अगर विटामिन सी की बात करें तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, इसमें लिखा हुआ है यह बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। मतलब ये क्या करेगा? इम्यून सिस्टम मजबूत करेगा या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। कौन सा? विटामिन से, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करेगा। कौन सा विटामिन? विटामिन से। इसीलिए डॉक्टर कोविड काल में ये सलाह देते हैं कि आप संतरा यूज़ करिए, आप आंवला यूज़ करिए, नींबू यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि ये विटामिन सी की अधिक मात्रा हमारे शरीर को पहुंचाते हैं। फ़ायदा ये होता है कि हमारा शरीर जो संक्रामक बीमारियां फैलती हैं, जैसे कोविड चल रहा है, उससे हमारे शरीर की अच्छे तरीके से रक्षा करता है। कौन से स्रोतों से मिलता है? तो संतरा या ऑरेंज, टमाटर, टोमेटो, आंवला, आंवला, नींबू, लेमन, मिर्च, ग्रीन चिली और अमरूद, ये सब काहे की सोर्स हैं? ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। इनका आप सेवन करिए तो आप कोविड जैसी और भी घातक बीमारियों से बच सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड लें तो यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे? विटामिन डी की। अब विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आजकल ये बड़ा चर्चा में रहता है। तो विटामिन डी लिखा हुआ, या हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की मदद करता है। सॉरी हम जो भी कैल्शियम लेते हैं उसको हमारा शरीर कैसे यूज़ करता है? विटामिन डी उसी कैल्शियम को यूज़ करने में हमारी अस्थियों की और हमारे दांतों की मदद करता है। फिर से पढ़ते हैं, या हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है या मदद करता है। इसलिए विटामिन डी ज़रूरी है। अब इसके स्रोत कौन से हैं? मछली, अंडे, मक्खन, दूध और लीवर। लीवर भी विटामिन क्या करता है? विटामिन डी का स्रोत है। और किसका लीवर? जैसे आप कई जानवरों को लीवर लोग खाते हैं, जैसे सुअर का लीवर खाते हैं, ऐसे ही बकरों का लीवर खाते हैं, तो वो क्या होता है? विटामिन डी के सोर्स होते हैं। और उससे क्या होता है? हमारा शरीर कैल्शियम जो हम लेते हैं उसको अच्छे ढंग से यूज़ कर पाता है। अब ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट कह रहा है कि हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश से या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। हमारा जो शरीर है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। और इससे होता क्या है?
कि हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। और आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में सूर्य के प्रकाश कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच चक्कर काटता है और वो नॉर्थ में निकल जाता है मामला। तो सूर्य से जो किरणें पड़ती हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो तिरछी पड़ती हैं, इसलिए टेम्परेचर वहाँ पर कम रहता है। इसीलिए आप देखते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं वो सन रेज लेने के लिए इक्वेटर रीजन में आते हैं या विषुवत रेखा में आते हैं। विषुवत रेखा क्या होता है? ये हमारा अगर हम ग्लोब मान लें तो इस ग्लोब को एक रेखा 20 से विभाजित करती है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री और इसका नाम क्या है? इक्वेटर, या हिंदी में इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, ये क्या हुई? ये इक्वेटर हुई। इसके 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा है, इसको बोलते हैं कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। और इसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। अब सूर्य जो है वो इन दो रेखाओं के बीच में ही गति करता है। ऐसे सूर्य विषुवत रेखा पर होता है मार्च और सितंबर में, मार्च से जून के बीच कर्क रेखा पर जाता है, फिर वापस आता है और सितंबर में फिर आता है विषुवत वृत्त पर, उसके बाद दिसंबर में फिर चला जाता है मकर रेखा पर। तो ये पूरी प्रोसेस हुआ करती है। तो जो देश 23 डिग्री जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में होते हैं, या 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में होते हैं, या 23.5 डिग्री दक्षिण में जो मकर रेखा है कैप्रिकॉर्न है उसके दक्षिण में होते हैं, वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य वहाँ पर जाता ही नहीं है। तो या इन देशों के जो लोग होते हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं, वो सूर्य की किरणों को प्राप्त करने के लिए इक्वेटर रीजन में आते हैं, इन क्षेत्रों में आते हैं, ताकि वो सूर्य की किरणें प्राप्त करें। और क्यों प्राप्त करें? उत्तर ये छिपा हुआ है, क्योंकि हमारा शरीर भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। और विटामिन डी शरीर को क्यों ज़रूरी है? कैल्शियम का उपयोग, जो हम कैल्शियम ग्रहण करते हैं, इसका उपयोग करने के लिए विटामिन डी शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब ये लिखा है कि आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग सूर्य के प्रकाश को बहुत ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। इससे क्या होता है? इसीलिए लोगों में इसकी कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अगर हम मिनरल्स की बात करें, खनिज लवण की बात करें, जो हमारा एक पोषक भी है, तो मिनरल्स क्या होता है ये समझिए। लिखा हुआ है हमारे शरीर को मिनरल्स की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? मिनरल्स की आवश्यकता होती है। लिखा हुआ है अल्प मात्रा यानी बहुत ही थोड़ी मात्रा में, और इसीलिए पीछे हमने पढ़ा कि मिनरल्स को बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व। अब क्या होगा? लिखा हुआ है शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक मिनरल आवश्यक है, यानी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मिनरल्स की आवश्यकता है। और अलग अलग मिनरल्स के हमारे जीवन में क्या काम है उनको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आयोडीन की, तो लिखा हुआ है कि शरीर की संतुलित बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है? आयोडीन ज़रूरी है। और आयोडीन के सोर्स क्या हैं? जिंजर या अदरक, फिश और स्पाइनच या पालक। ये याद रखिएगा, इससे अभी आगे क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो हमारे शरीर की संतुलित वृद्धि के लिए आयोडीन ज़रूरी है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा नामक रोग होता है, जिसमें ये जो यहाँ पर ये संरचना बढ़ जाती है शरीर में, गला आप देखोगे फूल जाएगी। तो ये समस्या होती है आयोडीन की कमी से। आगे देखेंगे हम अभी। उसके बाद जो दूसरा मिनरल है उसे बोलते हैं फॉस्फोरस, और वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है ये समझिए। यह हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। जिन व्यक्तियों में फॉस्फोरस की कमी होती है उसमें क्या होता है? उनके दांतों का क्षरण होने लगता है, दांत अपने आप टूटने लगते हैं। और हड्डियों में भी यही हो जाता है कि थोड़ा सा भी उन्हें चोट आती तो आप देखोगे कि हड्डी उनके टूट गई और प्लास्टर चढ़ गया। तो फॉस्फोरस क्यों ज़रूरी है? फॉस्फोरस इसलिए ज़रूरी है ताकि हड्डियों की और दांतों को मजबूती प्रदान की जा सके। फॉस्फोरस के स्रोत कौन से हैं? आप रोज़ रात में अपने घरों में सोने से पहले दूध पीते होंगे, तो दूध से हमें फॉस्फोरस मिलता है। केला खाया जाता है, ब्राउन राइस, और ये सारे ऐसे सोर्स हैं। जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूटती है तो उसे डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि दूध पीजिए, केला खाइए। तो ये सारे फॉस्फोरस के स्रोत हैं। अब अगर हम बात करें एक तीसरे की, हमने पहले देख लीजिए किस किस की बात कर ली।
हमने पहले आयोडीन की बात कर ली है मिनरल्स में, उसके बाद फॉस्फोरस की बात कर ली है मिनरल्स में, और अब हम जो तीसरी बात करेंगे वो आयरन की करेंगे, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं लौह तत्व। ठीक है ना, आयरन की बात करेंगे और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, लौह तत्व बोलते हैं। अब इसका मुख्य काम क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड का जो प्रमुख कंपोनेंट है लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, उनका निर्माण करना है। किसका, आयरन का काम है। क्या करना है, हमारे रक्त में वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और रेड ब्लड सेल्स होती हैं, तो जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनका निर्माण करना है किसका काम, आयरन का। और इसलिए हमारे शरीर को आयरन की ज़रूरत होती है। और आयरन के सोर्स कौन से हैं, स्पाइनच या पालक, एप्पल सेब, लीवर या यकृत। ठीक है ना। और लीवर क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके लीवर का सेवन किया जाता है, जैसे सुअर, बकरा, इस टाइप के कुछ जीव हैं। उसके बाद अगर हम एक और मिनरल्स को देखें, कैल्शियम, तो ये बड़ा नाम सुना होगा आपने। तो कैल्शियम का क्या उपयोग है, या हड्डियों की मजबूती के लिए, हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए हमें कैल्शियम का सेवन करना ज़रूरी है। इसीलिए हम क्या लेते हैं, स्रोत इसके क्या है, दूध और अंडे। दूध और अंडे जो लोग खाते हैं उनकी हड्डियां बहुत मजबूत रहती हैं। और इसीलिए जो लोग जिम जाते हैं, जिमिंग करते हैं, व्यायामशाला जाते हैं, वहाँ पर इनका सेवन पे विशेष महत्व दिया जाता है कि आप दूध पीकर आया करिए या अंडे खाइए। क्यों, क्योंकि इससे आपका शरीर दुरुस्त रहेगा और आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। उसके बाद हमने देखा कि पीछे हमने पढ़ा कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के अलावा फाइबर्स भी होते हैं, जिन्हें रुक्षांश, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम हो गई, यहाँ बिंदी नहीं लगी, इसको लगा लीजिए, रुक्षांश या आहारी रेशे। और इंग्लिश में देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा कि फाइबर्स क्यों ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा, इससे आगे क्वेश्चन भी होगा, कि फाइबर जो है हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो हम फाइबर लेते हैं, चाहे वो हम सैलेड से लें, सलाद से लें, या किसी पादप स्रोत से, अन्न से लें, तो वो हमको कोई पोषक नहीं प्रदान करता, कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रदान करता है। इनका काम क्या होता है कि जो भी हमारे शरीर का बिना पचा भोजन है उसको बाहर निकालने में ये हमारे शरीर की मदद करते हैं। मान लेते हैं हम कुछ भोजन लेते हैं, तो भोजन में ज़्यादा मैक्सिमम भाग पच गया, लेकिन कुछ ऐसा भाग भी है जिसको हमारा शरीर नहीं पचा पा रहा है या वो नहीं पच पा रहा है, तो ये कह रहा है कि फाइबर बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। और फाइबर की जो पूर्ति होती है मुख्यतः प्लांट प्रोडक्ट से होती है, पादप उत्पादों से होती है। और फाइबर के स्रोत कौन से हैं, फल या फ्रेश फ्रूट्स, फिर सब्जियां या वेजिटेबल्स, आलू, पोटैटो और दाल, इन सभी से हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। और इसीलिए ज़्यादातर भारत में खाने में सलाद या सैलेड को विशेष महत्व दिया जाता है, ताकि जो सलाद हम लेते हैं वो बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से निकालने में शरीर की सहायता करे। उसके बाद हमने देखा कि हमें भोजन की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है। अब जल का क्या काम होता है, हम भोजन जो लेते हैं उसमें भी जल होता है, क्योंकि हम दाल भी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, तो उसमें जल जरूर डालते हैं। तो लिखा हुआ है हमारे भोजन में जल भी शामिल होता है। बताया मैंने कि हम जो भी भोजन बनाते हैं उसमें जल जरूर डालते हैं। अब जल का काम क्या होता है, जल जो भी हम भोजन लेते हैं, जो भी हम व्यंजन खाते हैं, डिश खाते हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कच्ची सामग्री होती है, उस कच्ची सामग्री में क्या होंगे, पोषक होंगे। और उन पोषकों को अवशोषित करने में जल हमारे शरीर की सहायता करता है। जो भी हम न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, हमारे शरीर उसको कैसे अवशोषित करेगा, जल उसमें उसकी सहायता करता है। साथ ही साथ जल हमारे कुछ अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, जो बेकार पदार्थ हैं, जैसे यूरिन या मूत्र हो गया, या स्वेट या पसीना हो गया, मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। कौन, जल। और इसलिए हमारे शरीर में जल की आवश्यकता होती है। और जल के स्रोत क्या है, हमारे शरीर को जो भी जल की आवश्यकता होती है उसे हम स्वयं प्राप्त करते हैं, द्रव रूप में लेते हैं। जैसे हम खुद पानी पीते हैं, हम दूध पीते हैं, दूध से भी जल प्राप्त होता है, और हम चाय पीते हैं। तो हम जो भी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, द्रव रूप में लेते हैं, वही सारी चीज़ें हमारे शरीर की जो जलीय आवश्यकता होती हैं उनकी पूर्ति करती हैं। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा स्रोत, तो हम जो भी भोजन पकाते हैं, भोजन पकाने में भी हम उसमें क्या मिलाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं।
और पानी यही क्या होता है, ये पानी भी हमारे शरीर की जलीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो ऊपर वाला पानी हम डायरेक्ट लेते हैं और भोजन पकाने में भी हम पानी का प्रयोग करते हैं। अब एक टॉपिक है जो हमने छोटे क्लासों में कई बार पढ़ा कि बैलेंस डाइट या संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार क्या होता है ये समझिए। संतुलित, जितने हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर कहता है कि वे सभी पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया। तो वे सभी पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को उचित मात्रा में आवश्यकता है। अगर कोई हम ऐसा भोजन ले रहे हैं, हम कोई भी भोजन ले रहे हैं और उसमें वे सारे पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, तो वो भोजन क्या कहलाएगा, वही भोजन बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहलाता है। और यही इस पूरी डेफिनेशन में कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं डिफिशियंसी डिसीजेस क्या होती हैं, अभावजन्य रोग क्या होते हैं। ये बहुत जानना ज़रूरी है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, लिखा भी है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें डिफिशियंसी डिसीजेस या अभावजन्य रोग कहते हैं। मतलब कि हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स की उचित मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम किसी खास न्यूट्रिएंट्स का लंबे समय तक सेवन नहीं कर पाते हैं तो हमें उसकी कमी से कोई ना कोई रोग हो जाता है, और उसी रोग को हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज़ या अभावजन्य रोग। अब यहाँ पर दिया है कि प्रोटीन के अभाव से क्या होता है। प्रोटीन के अभाव से शरीर की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। किसी किसी को आपने देखा होगा कि शरीर उसका बहुत छोटा होता है, इसका कारण कि प्रोटीन का अभाव हो रहा है, इसलिए स्टंट ग्रोथ इसको बोलते हैं, वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल का रंग उड़ने लगता है। और प्रोटीन की कमी से त्वचा की बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। क्या होने लगता है प्रोटीन की कमी से? त्वचा की बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। और उसके बाद अगर हम देखें कि अगर प्रोटीन की कमी से हमने देख लिया क्या हो रहा है, ग्रोथ रुक गई है, बाल का कलर उड़ा जा रहा है, लेकिन अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए, शरीर में अभाव हो जाए, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, वृद्धि जो आपकी होगी, ग्रोथ होगी, वो पूरी तरीके से रुक जाएगी। लिखा हुआ है ग्रोथ में स्टॉप्ड कंप्लीटली, यानी वृद्धि पूरी तरीके से रुक जाएगी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ विटामिन और खनिज जो हमने लिए, विटामिन्स और मिनरल्स जो हमने देखे, उनके कारण कुछ रोग होते हैं, उन रोगों को हम समझते हैं। अगर हम विटामिन की और खनिजों की कमी से जो रोग होते हैं उनको हम देखें, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए से क्या होती है, क्षीणता, दृष्टिहीनता। क्या होगा? क्षीणता और दृष्टिहीनता होती है, यानी हमारी नेत्रों से जो हमारी दृष्टि होती है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। और इसका लक्षण क्या होता है विटामिन ए की कमी से जो दृष्टिहीनता या क्षीणता होती है, कि हमारी दृष्टि क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें कि विटामिन B1, मैंने पीछे बताया कि विटामिन के जो बी होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसी में पहला है विटामिन B1, और इसके कारण कौन सा रोग होता है, बेरी। और ये बेरी रोग का मतलब क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाती है और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि विटामिन B1 की कमी से बेरी होगा और हमारी मसल्स दुर्बल हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें विटामिन सी की बात करें कि विटामिन सी से क्या होगा, तो विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और इसके लक्षण क्या है स्कर्वी के? मसूड़ों से खून निकलने लगता है और घाव भरने में, जो हमारे चोट लग जाती है, घाव होता है, घाव भरने में अधिक समय लगने लगता है। किससे? विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है, और इसमें क्या होगा, अस्थियां जो होंगी वो मुलायम होकर मुड़ जाएंगी। विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग होता है और अस्थियां कमज़ोर हो जाएंगी या मुलायम होकर मुड़ जाएंगी। इसी तरह अगर हम देखें कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होता है। वही बात इधर भी लिखी है कि कमज़ोर अस्थियां हो जाएंगी और दांत टूटने लगेंगे, पीछे भी बता चुके हैं हम। आयोडीन से क्या होता है, पीछे भी बात कर चुके हैं, घेंघा या गोइटर जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है, और इसमें गर्दन की जो ग्रंथि होती है, गर्दन वाला भाग जो आप देखते हो बढ़ जाता है। तो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना किसके कारण, आयोडीन की कमी के कारण। और बच्चों में मानसिक विकलांगता भी हो जाती है, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। इसी तरह अगर हम देखें
आयरन की कमी से क्या होता है, या लौह तत्व जो हमने पीछे पढ़ा उससे क्या होता है, तो उससे अरक्तता या एनीमिया हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है और लक्षण क्या होगा कि हमारा शरीर कमजोरी महसूस करेगा। तो ये हमने चैप्टर 2 पूरा कर लिया। अब चैप्टर 2 से रिलेटेड यहाँ पर कुछ MCQs मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक कौन से हैं। हमने पीछे पढ़ा क्या कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होगा। पीछे सॉरी एक मिनट, हमारे भोजन के मुख्य पोषक हमको देखने हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद फैट भी है, और उसके बाद क्या है, प्रोटीन भी है। हमने देखा कि पोषक तत्वों को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, और वो पोषक कौन से थे, एक थे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक थे मैक्रो। मैक्रो मतलब मुख्य पोषक तत्व और माइक्रो मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व। तो यहाँ पर मुख्य पोषक तत्व की बात की गई है, और मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं, प्रोटीन, कार्ब और फैट। और विटामिन मिनरल्स क्या होते हैं, विटामिन मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य पोषक तत्व बताइए। तो मुख्य पोषक तत्व यानी प्रोटीन, कार्ब एंड फैट। तो आंसर कौन सा सही होगा, 1, 2, 5। इसमें आंसर दिया नहीं हुआ है तो ये गलत हुआ। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पीछे आप देखिए तो 2 तरीके की लाइन दी गई, इस बात को समझिए। वहाँ पर अगर आप आइए तो पहले दिया हुआ है सारे न्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, कार्ब, फैट और विटामिन मिनरल्स। देखिए फिर आ जाते हैं, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। और आगे पर जब उसका मैंने डिवीज़न किया है तो वहाँ पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, मैक्रो और माइक्रो। तो इसको समझ लीजिए, शायद आंसर उसमें टाइपिंग मिस्टेक के कारण कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए आ गया न्यूट्रिएंट्स का मामला कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए जो मैं बताना चाह रहा था वो आ चुका है। मैं कह रहा था कि क्वेश्चन पूछ रहा है मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं। तो मुख्य पोषक तत्व या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिनकी हमारे शरीर को अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, कार्ब, प्रोटीन, फैट जो मैंने पीछे बताया, और माइक्रो जिनकी अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है वो कौन से होते हैं, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं, तो मुख्य पोषक तत्व कौन से होंगे, प्रोटीन, कार्ब और फैट। क्वेश्चन में माइक्रो नहीं पूछा गया, इसलिए वहाँ पर हम विटामिन और मिनरल्स नहीं लगाएंगे। अभी आप ये कंफ्यूज हो सकते हो, दिखा देता हूँ कि आप कहोगे यहाँ पर मुख्य पोषक ये दिए हुए हैं और इसमें सब कुछ दिया हो गया है, तो ये हमने मोटे तौर पे लिया है कि मुख्य पोषक कौन से होते हैं। लेकिन जब हम पोषकों का भी और नज़दीकी से विभाजन करते हैं तो उसमें 2 भागों में विभाजित करते हैं। और हमारे पढ़ने का तात्पर्य यही होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत पारखी नज़र से देखें, सूक्ष्म नज़र से देखें, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं पेज पर, 1 मिनट। अब हम फिर क्वेश्चन पर आएंगे और हम देखेंगे कि हमने कहाँ पर इसको छोड़ा था। विटामिन तक पहुँच गए हम। अब अगर हमने ये समझ लिया कि मैक्रो और माइक्रो में क्या अंतर है, यानी मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या अंतर है, तो वो क्वेश्चन हमारा बड़ी आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों में अंतर दिया गया और पूछा गया है कि मुख्य पोषक तत्व या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। अभी उसको थोड़ा और ध्यान से देखिएगा और समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में जो नेचर है क्वेश्चन का वो ऐसा ही है कि एकदम डीप में जाकर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन था हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। तो मुख्य पोषक तत्व पीछे मैंने दिखा भी दिया, कार्ब, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें मुख्य पोषक तत्व की बात की जाए।
यानी हमको चाहिए 1, 2 एंड 5, 1, 2 एंड 5, 1, 2, 5 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 5। अगर हम एकदम सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो इसका आंसर ये होगा। और अगर हम दूसरे क्वेश्चन को लें तो इसमें दिया है, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। लिखा है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं, और सेकंड इसका जो स्टेटमेंट दिया है वो कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। ये दोनों कथन सही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों कथन सही हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी देता है और फैट से हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा मिलती है, तो दोनों कथन सही हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं कि प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। सही है, बताया कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग प्रोटीन डाइट अधिक लेते हैं ताकि जो मसल वो ब्रेक कर रहे हैं जिम में उसको जोड़ा जा सके। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला कथन सही है, चावल प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं, बिल्कुल गलत है। चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कहा गया है विटामिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, दूसरा भी सही है। आंसर इसका कौन सा होगा? सी। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे की, हमारा शरीर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कौन विटामिन बनाता है, कौन सा विटामिन बनाता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है और विटामिन डी ऑप्शन में नहीं है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन डी। और विटामिन डी कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विटामिन सी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, सही है। विटामिन डी कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की मदद करता है, सही है। अब विटामिन सी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, सही है। विटामिन डी कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की मदद करता है, सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन से टाइपिंग मिस्टेक के कारण डी ऑप्शन, जिसमें होता है ना तो एक और ना या दोनों में से कोई भी सही नहीं है, वो ऑप्शन चला गया है। खैर ज़्यादातर आंसर 1, 2, 3 में मिल जा रहा है, तो अभी समस्या नहीं हो रही। मिनरल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और मिनरल्स में शरीर स्टेटमेंट क्या है कि शरीर की संतुलित वृद्धि के लिए आयोडीन ज़रूरी है, सही है। दूसरा, अदरक और पालक आयोडीन के मुख्य स्रोत हैं, हमने पीछे देखा, पीछे जाकर देख सकते हैं वीडियो में, सही है। तो आंसर कौन सा होगा? सी। और अगर हम 8 पर आएँ तो फाइबर या रुक्षांश की बात आती है, तो कह रहा है कि फाइबर्स हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक प्रदान करते हैं, गलत है। पीछे हमने देखा कि फाइबर्स हमारे शरीर को किसी प्रकार का पोषक प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, जो बिना पचा भोजन होता है उसको शरीर से निकालने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है फाइबर्स की पूर्ति मुख्यतः जंतु उत्पादों से होती है, नहीं, पादप स्रोतों से होती है, ये भी गलत है। और इसमें कोई भी आंसर नहीं सही है क्योंकि इसका डी ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक के कारण गायब है, जिसमें है ना तो 1 ना 2, ना तो 1 सही है ना 2। उसके बाद 9th क्वेश्चन में है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में है। तो 9th क्वेश्चन कह रहा है जल, दूध, 1 मिनट। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि जल, दूध और चाय, यानी जल, दूध और चाय हमारी शरीर की जलीय आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, सही है। पीछे हमने देखा हमारे भोजन में जल भी शामिल होता है, सही है। हमने देखा कि जो जल की पूर्ति होती है वो 2 प्रकार से, एक तो हम जो जल, दूध और चाय लेते हैं उससे, दूसरा जो हमारे भोजन में जल शामिल होता है। तो आंसर नंबर सी सही है। लास्ट क्वेश्चन देख लें आज के सेशन का। तो ये कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। हमने एक टेबल पढ़ा था, उसमें लिखा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। और रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। तो ये हमने चैप्टर नंबर 2 पूरा देख लिया कि
क्या होता है, और उससे रिलेटेड हमने 10 क्वेश्चन कर लिए अच्छे लेवल के, और उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर नंबर 2 आपको समझ में आएगा और इससे आपकी जो साइंस की नॉलेज है वो ग्रो करेगी। तो इसकी भी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, कॉन्सेप्ट टाइम ऑफिशियल पर। तो अगर आप उसका नोट्स चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपको PDF फॉर्म में जो मैंने पढ़ा है ये सारे नोट्स ऐसे मतलब जैसे मैंने पढ़ा है इसी रूप में प्राप्त हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट टाइम ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि भविष्य में जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आपको इससे मदद मिले। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा जो भी प्रयास है इस लॉकडाउन में शिक्षा को किसी भी तरीके से आप तक उपलब्ध कराने की, वो सफल हो पा रहा हो। उम्मीद है पसंद आया होगा फिर एक बार। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारी सहायता करना चाहते हो तो थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार।